Hello friends, welcome to all of you once again. In today's class we are going to talk about elimination reaction and its type. So let's start. So what is elimination reaction? See, if you got a system, what is elimination reaction? In the previous class I have explained you there are mainly 4 type of reaction: addition, elimination, substitution and the rearrangement. मैंने substitution का आपको बता दिया था. अब मैं बात करूँ elimination और उसके types. So if you have a system like this, अगर कहीं adjacent atom से adjacent position से कोई 2 atom या कोई बड़ा molecule जो है वो लॉस हो रहा है एडजेसेंट पोजीशन से, और आपको फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो है डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जा रहा है -HX, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा. तो ऐसे कोई जो रिएक्शंस होते हैं वो एलिमिनेशन की कैटेगरी में आते हैं. सो व्हेन एन एटम्स आर गेटिंग लॉस्ट फ्रॉम देयर एडजेसेंट पोजीशन, such kind of reaction is called as an elimination reaction. It is of mainly 3 types. It is of mainly 3 types. वो समझने से पहले मैं 2 रिएक्शन लिखूँगा, जरा आप ध्यान से देखिए. आपने अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझा है तो ये आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा. अगर मैंने लिया है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ डाइल्यूट NaOH. What I'm adding here? Dilute NaOH. ठीक है. अब ये जो है रिएक्ट करेगा और आपको प्रोडक्ट देगा. उसी प्रकार मैंने एक और लिया है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इसके अंदर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया है. तो इसका जो रिएक्शन है वो होता है और हमको देता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. बात समझ में आ रही है? और इसका रिएक्शन होता है और हमको देता है आइसोब्यूटीन. ये है आपका आइसोब्यूटीन एंड दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. अगर आपने ध्यान से समझने का कोशिश किया, सेम रिएक्टेंट का 2 प्रोडक्ट मिल रहा है. सेम रिएक्शन इज गिविंग यू 2 प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, रिएक्टेंट से कुछ लेना देना नहीं है. सो देयर इज सम एक्सटर्नल फैक्टर विच मॉनिटर द रिएक्शन. तो यहाँ पे डाइल्यूट NaOH है, ये एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. दिस इज़ योर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH. तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन आपकी बढ़ रही है तो वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है. सो माइल्ड कंडीशन पे वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है और स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे वो एलिमिनेशन कर रहा है. तो एक प्रकार से एक रिएक्शन तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन है और दूसरा रिएक्शन आपका बस बराबर एलिमिनेशन रिएक्शन है. अब मैं इसका टाइप्स में भी कराने वाला हूँ. एक और रिएक्शन लिखूँगा यहाँ पे. अगर हमारे पास दिया गया है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और आपने इसके अंदर ऐड कर दिया HBr, ठीक है, सेम दूसरा लूँगा मैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड हियर यू आर एडिंग H2SO4. यू आर एडिंग हियर H2SO4. दोनों के दोनों एसिड हैं. नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन हियर, जस्ट सी. HBr जो है वो प्रोटोनेशन करेगा, क्योंकि वो एसिड का काम होता है प्रोटॉन को डोनेट करना. तो प्रोटोनेशन करने के बाद जो है ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो दैट फेलो इज़ डेस्परेट फॉर इलेक्ट्रॉन. ये बॉन्ड टूट के वाटर निकल जाएगा बिकॉज वाटर इज़ हाईली स्टेबल, ठीक है. सो वी आर एबल टू हैव अ टर्शरी कार्बोकेटायन. नाउ योर Br माइनस is going to attack, ठीक है. वो वीकर बेस है, वो वहाँ पे अटैक कर देगा. सो आपको मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. तो ये एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन है, इसको हम लोग बोलते हैं SN1. क्या बोलते हैं? SN1. नाउ कमिंग बैक टू दिस, अभी H2SO4 है. H2SO4 पहले टूटेगा और ये बनाएगा H+ एंड HSO4-. Now this H+ will make an attack over the alcohol का OH. तो इसको भी वो प्रोटोनेट करने के बाद
वहाँ से वाटर निकालने को मजबूर कर देगा। तो यहाँ से वाटर निकलेगा, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर अगेन, विल गेट अ टर्शियरी कार्बोकैटायन। ठीक है, अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल बच रहा है यहाँ पे, दैट इज़ योर HSO4 माइनस। नाउ दैट न्यूक्लियोफाइल इज़ हियर गोइंग टू एक्ट एज अ बेस। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये बेस का काम कर रहा है, और यहाँ वाला न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेस का काम नहीं कर रहा था, तो इसके लिए वो सब्स्टिट्यूशन में चला गया। तो मैं ये दो रिएक्शन बताने के बाद आपको बताऊंगा कंडीशंस क्या क्या होती हैं जो प्रमोट करती हैं एलिमिनेशन को। तो ये HSO4 क्या करता है भाई, यहाँ से जो है प्रोटॉन ले लेता है और उसका इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट करता है, और हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आइसोब्यूटीन। क्या मिलता है? आइसोब्यूटीन। एंड आपका बाय प्रोडक्ट रहेगा वाटर एंड H2O प्लस H2SO4। तो वो आपको मिल गया। तो ये जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। इस एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इवन। क्या बोलते हैं भाई? इवन। सो इवन SN1 में क्या डिफरेंस आ रहा है? कुछ डिफरेंस तो नहीं है, दोनों में इंटरमीडिएट मिल रहा है, खाली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है। तो अभी मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ, क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो एलिमिनेशन को प्रमोट करती हैं। तो वो ज़रा देख लेते हैं। द फैक्टर्स विच प्रमोट्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। फैक्टर्स विच प्रमोट एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं बताया, वो भी बता देता हूँ। ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसी के बाद मैं आपको बता रहा हूँ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये जो है मेनली 3 प्रकार के हो जाते हैं। फर्स्ट जो है E1, सेकंड जो है आपका E2, एंड थर्ड जो है E1CB। ठीक है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, बायमोलिकुलर एलिमिनेशन। E1CB इज़ अ यूनिमोलिकुलर बेस कैटलाइज्ड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो है आपको 101% जो है ये वाले सिस्टम में मिलेगा। यहाँ पे बीटा पोजीशन पे अगर कभी भी लीविंग ग्रुप आ गया, बीटा कीटो वाला सिस्टम है, तो ये 101% ये दोनों जो है ना आपको क्या दिखाएंगे? E1CB दिखाएंगे। मैं आगे अभी आता हूँ। तो ये जो है 3 प्रकार के एलिमिनेशन रिएक्शन है। सो व्हाट आर द फैक्टर विच प्रमोट एलिमिनेशन रिएक्शन? तो अभी सबसे पहले इसमें जो आता है स्ट्रॉन्गर बेस। अगर स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा वो हमेशा एलिमिनेशन को ही प्रमोट करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे LDA, ठीक है, लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइड है। इसके अलावा जो है RONA, सोडियम अल्का ऑक्साइड, बहुत ही फेवरेट आपको मिलेगा। पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर आपने लिया है स्ट्रॉन्गर बेस हो गया, हाई टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो भी एलिमिनेशन को ही प्रेफरेंस करता चला जाएगा। नाउ द थर्ड फैक्टर इज़ अ साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज़ योर बेस। बेस जैसे जैसे बल्कि होता चला जाता है, रिएक्शन जो है वो आपका एलिमिनेशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं एक एक केस को लेके समझाने की कोशिश करूँगा, जस्ट पे अटेंशन। मैं सबसे पहले अभी स्ट्रॉन्गर बेस वाला केस लेता हूँ, इसको भी मैं समझाऊँगा। नाउ जस्ट सी,
अगर आपने टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया है, व्हाट यू हैव टेकन, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ना पहला फैक्टर क्या था, फर्स्ट फैक्टर, अगर आपने टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया है और इसके अंदर आपने ऐड कर दिया इथाइल अल्कोहल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं, माइल्ड है, तो ये क्या करेगा भाई, सिंपल सी बात है, ये Cl यहाँ से निकलेगा, इथॉक्साइड उसके ऊपर अटैक कर देगा, आपको इंटरमीडिएट मिलेगा ये टर्शरी कार्बोकेटायन, और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ये, दैट इज़ योर ईथर, दैट इज़ योर ईथर। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका जो है SN1 रिएक्शन फॉलो कर रहा है। अच्छा, अगर मैंने क्या किया, इसी को जो है ना इथाइल अल्कोहल जो है इसको मैंने एकदम स्ट्रॉन्ग कंडीशन में कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, स्ट्रॉन्ग, और आई कैन से द कॉन्सेंट्रेटेड इथाइल अल्कोहल के साथ में मैंने इसमें यूज़ कर लिया है, ठीक है, NaOH, या फिर हाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ मैं, दैट इज़ इथॉक्साइड आयन। हाँ, अब ये क्या करने वाला है, ये सीधा जो है एलिमिनेशन कर देगा और आपको प्रोडक्ट देगा आइसोब्यूटीन। क्या प्रोडक्ट देगा, आइसोब्यूटीन। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपने ये अपना जो बेस था उसको डाइल्यूट रखा था, वो सब्स्टिट्यूशन फेवर कर रहा था, जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग कंडीशन किया वो एलिमिनेशन फेवर करता। और एक एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, इसके अंदर अगर आपने यूज़ कर दिया KOH तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉल मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अगर सेम हेक्साइल ब्रोमाइड के अंदर आपने ऐड कर दिया पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, तो ये आपको क्या देगा, 1 2 3 4 5 6 7। सो यू विल बी गेटिंग हेक्सीन। क्या मिलेगा आपको, हेक्सीन, 1 हेक्सीन। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे जैसे केस जो है स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है, आपका जो बेस, as the base is becoming stronger and stronger, the reaction is definitely moving towards elimination reaction. Now the question comes, sir ये जो है even होगा कि E2 होगा कि even CB होगा, वो हमको अभी समझना बाकी है। फ़िलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वो एलिमिनेशन कब बनेगा। अच्छा, तो एलिमिनेशन का मैंने 3 कंडीशन दिया था, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्गर बेस एंड द बल्की सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं ये तीनों रिएक्शंस को एक साथ बता दूंगा। हाई टेम्परेचर भी हो गया है आपका, क्योंकि जैसे जैसे आप हीट करोगे तो मॉलिक्यूल बट ऑब्वियस वहाँ से एलिमिनेट होकर निकल जाएगा। सी व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि जो SN1 का कंडीशन है वही आपका इसका भी है, किसका, E1 का, ठीक है। E1 और SN1 में कैसा, वी हैव अ वीक बेस, वी हैव अ वीक बेस। SN1 SN2 और E2 के लिए वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस। आर यू गेटिंग? हमको स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे को यहाँ पे डिस्कस करना है कौन सा रिएक्शन जो है कैसे मूव करता है, हाँ। अब मेरे को इसमें बताना है E1 रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। तो E1 रिएक्शन का जो है वो 2 स्टेप का रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप, लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है भाई, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा, देन डीप्रोटोनेशन, देन डीप्रोटोनेशन, मतलब कार्बोकेटायन बनेगा। इसका इंटरमीडिएट क्या है भाई, कार्बोकेटायन, पॉजिटिवली चार्ज। E2 में तो हमको पता है वो कंसर्टेड रिएक्शन होता है, देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, एक तरफ से बॉन्ड बन रहा है और एक तरफ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके अंदर आपने समझने की कोशिश की तो ये पहले जो है आपको दिस इज़ गोइंग टू गिव यू दिस
ठीक है। फिर ये लोन पेयर इसका पाई सिग्मा बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो जाएगा और आपको मिलेगा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटीन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं E2 की। E2 रिएक्शन में क्या होता है भाई? इन केस ऑफ E2 रिएक्शन योर लीविंग ग्रुप एंड डीप्रोटोनेशन बोथ हैपन्स साइमल्टेनियसली। ये यहाँ शिफ्ट कर रहा है और ये यहाँ से निकल रहा है, दोनों साथ में होगा। आपको प्रोडक्ट यहाँ पे वही मिलेगा जो ऊपर मिल रहा है, दैट इज़ 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटीन। ठीक है भाई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं E1CB की। बेस कैटेलाइज्ड यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। बेस कैटेलाइज्ड यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी के अंदर अगर आप बात करेंगे तो पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन। क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। पहले प्रोटॉन निकल जाएगा और आपको देगा नेगेटिवली चार्ज कार्बन आयन, देन लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, तो अगर आपने इसको समझने की कोशिश की ये किस तरह से जाएगा, सो हियर वी हैव अ लिविंग ग्रुप। तो पहले क्या हो जाएगा भाई? डीप्रोटोनेशन हो गया। सो वंस द डीप्रोटोनेशन इज डन वी आर एबल टू गेट दिस नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। सो वी आर एबल टू गेट अ प्रोडक्ट दिस। ऑल द थ्री आर गिविंग यू द सेम प्रोडक्ट, बट जो उनका पाथ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट्स वाई वी कॉल देम एज अ 3 डिफरेंट मैकेनिज्म। कोई E1 है, कोई E2 है, कोई E1CB है। बट आपको अगर ऐसा सिस्टम दिख रहा है बीटा पोजीशन के ऊपर, आपको अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो वो E1CB की मतलब बहुत ही फेवरेट केस है, वो 100% वो उसी में जाएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे कुछ इसके एप्लीकेशंस की, जिसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा एग्जाम्पल्स के थ्रू कि जब आपका सबस्ट्रेट जो है वो भी बल्की है और आपका जो बेस है वो भी बल्की है, तो वो आपका जो है नॉन सेट्सअप प्रोडक्ट देता है। अब देखो, कभी भी एलिमिनेशन होता है ना तो हमको ज़्यादातर सेट्सअप वाला ही प्रोडक्ट मिलता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। इफ़ bulky reactant, that is substrate, bulky substrate react with bulky base, तो ये क्या देता है भाई? नॉन सेट्सअप वाला आपको प्रोडक्ट देगा, नॉन सेट्सअप एल्कीन। नॉन सेट्सअप प्रोडक्ट मतलब कि लेसर सब्स्टिट्यूशन वाला एल्कीन मिलेगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। सी द रिएक्शन, इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, so there is a 2,3 डाईमिथाइल 2-bromo-2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। इसके ऊपर आपने ऐड कर दिया पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड। क्या ऐड कर दिया? पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसके जो प्रोडक्ट मिलने के जो चांसेस हैं, देखो क्या है कि वो यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट करेगा और यहाँ से Br निकाल देगा। बात समझ में आ रही है? तो उसका एक प्रोडक्ट ये बनेगा, अच्छा दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि ये जो है आपका अल्फ़ा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, तो इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन अंदर शिफ्ट करेगा, जस्ट पे अटेंशन, ये अंदर शिफ्ट करेगा और ये Br यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो दूसरा प्रोडक्ट मिल सकता है वो कुछ इस प्रकार मिल सकता है। आर यू गेटिंग? तो
ये नॉन सेट्स ऑफ प्रोडक्ट है और ये सेट्स ऑफ प्रोडक्ट है। सेट्स ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमारे को जो मोर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए बिकॉज दैट इज़ मोर स्टेबलाइज ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके पास ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये तब बनेगा जब आपका जो बल्कि बेस है और बल्कि सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट कर रहा है। जस्ट दिमाग में रखिएगा, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे आ जाएगा। तो नॉर्मली जो एल्किन बनता है उसके अंदर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन मिलना चाहिए, बट यहाँ पे कैसा है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमको लेसर सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट को पिकअप करना है। अच्छा, अब एक दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। हमारे को ये रिएक्शन ज़रा समझना है, जेई का क्वेश्चन है। C6H5 CH3 H3 H Br। अब आपने इसका करना है भाई E2 एलिमिनेशन। क्या करना है? E2 एलिमिनेशन। तो E2 एलिमिनेशन करना है तो स्ट्रॉन्ग बेस लगेगा, मैंने KOH ले लिया है, ठीक है। आपको बताना है इसका प्रोडक्ट जो है वो सीस होगा कि ट्रांस होगा, ये काम की चीज़ है। प्रोडक्ट तो आपको पता ही चल रहा है क्या है, बट हमको स्टीरियो केमिस्ट्री के टर्म्स में निकालना है। नाउ लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेन एवर यू डू द रिएक्शन एंड यू गो विद एन E1 एंड यू गो विद एन E2, E1 के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री मैटर नहीं करती है, E2 के लिए ही स्टीरियो केमिस्ट्री मैटर करती है। क्योंकि जब E2 रिएक्शन होता है ना, इट इज़ लाइक अ एंटी पेरीप्लेनार। इसका मतलब क्या होता है, लीविंग ग्रुप जो है और जो आपका हाइड्रोजन वाला, कार्बन और हाइड्रोजन वाला है, वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए 180 डिग्री पे। मतलब ये लिविंग ग्रुप है, ऐसे वर्टिकल है, तो ये आपका हाइड्रोजन होना चाहिए या वाइस वर्सा। दिस इज़ कार्बन हाइड्रोजन, दिस इज़ कार्बन लिविंग ग्रुप। तो ये क्या होगा भाई, लिविंग ग्रुप निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो दे शुड बी एंटी पेरीप्लेनर, दे वो पैरेलल होने चाहिए और लगभग 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो वो E2 का केस है, E1 के लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। दे आर द स्टीरियो स्पेसिफिक इन द नेचर E2 रिएक्शंस। तो ये जो फॉर्मूला मैंने अभी बनाया है, ये आपका जो है फिशर प्रोजेक्शन में दिया गया है। किस में दिया गया है? फिशर प्रोजेक्शन में। तो फिशर प्रोजेक्शन का एक फंडामेंटल चीज़ है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये फ्रंट साइड है, क्या है, ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है ये, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है भाई, इसका बनाना पड़ेगा आपको सॉहर्स। क्या बनाना पड़ेगा? सॉहर्स। तो मैं अभी यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये Y हो गया, ठीक है। एक और सिमेट्रिकल Y बना दूंगा मैं। अब Br नीचे है और ये C6H5 यहाँ पे है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा राइट साइड वाला आइटम, राइट साइड में जाएगा CH3। यहाँ पे कौन है? H है, और यहाँ पे कौन है? CH3। अच्छा, अब मेरे को ये समझना है कि इसका मैं एलिमिनेशन कर दूँ। हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक दिक्कत है कि जो Br यहाँ से निकलेगा तो जो हाइड्रोजन है ना, वो उसके एकदम अपोजिट होना चाहिए। तो मेरे को ये जो है ना थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। क्या? आई विल हैव टू रोटेट दिस। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे ना, तो ये ऐसे ही रखिए, ये एक एक्चुअली Y बन जाएगा और इधर वाला जो है वो इन्वर्टेड Y बन जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है ना इधर आ जाएगा, आर यू गेटिंग? तो जब आप इसको शिफ्ट करेंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी योर H, तो ये फिनाइल और यहाँ पे मिथाइल CH3, दिस इज़ C6H5 और ये एज इट इज़ रहेगा आपका H CH3 Br एंड H। बात समझ में आ रही है भाई? ये आपका राइट साइड वाला है और ये आपका लेफ़्ट साइड वाला है। अब आपका क्या होगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? अब आपने प्लेस करना है राइट एंड लेफ़्ट। तो अभी यहाँ पे जो है ये राइट साइड में आपका और ये लेफ़्ट साइड में,
तो इसको अगर आपने ऐसे समझने का कोशिश किया, जस्ट मिनट, हाँ, तो ये राइट साइड में H लगा दिया, यहाँ पे आपने CH3 लगा दिया, ये आपका C6H5 हो गया, ये आपका CH3 हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट आपको दे रहा है ये जो है ये सिस है। क्या है भाई? सिस है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपको, ये तो एडवांस में या मेंस में पूछा जा सकता है, बिकॉज इसके अंदर जो था स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल आ गया था। अभी इसी के जैसे एक और मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपके साथ में। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको डील करना है, क्योंकि Br और जो हाइड्रोजन है दे शुड बी एंटी पेरीप्लेनर, तो उसको एंटी पेरीप्लेनर लाने के लिए मैंने उसको घुमाया। तो जब आप उसको रोटेट करेंगे 60 डिग्री से तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं।